हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम ओवर हो गया है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम में लग गए होंगे। तो जैसे आप लोग को पता ही है कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर से जो है वो आपका कोर ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है और थर्ड सेमेस्टर से आप जो है वो जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो थर्ड सेमेस्टर से ही आप अपना जो कोर ब्रांच का पेपर है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको हम लोग बोल रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और वहां पे आपको ये बताया गया था कि ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है सर वो बेसिक रोल प्ले करता है किसका, आरसीसी का, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का। तो यहाँ पे हम लोग इसी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। एक तो आपके पास आरसीसी रहेगा और दूसरा आपके पास क्या रहेगा, स्टील रहेगा। तो आप लोग से जो पुराने वाले बैचेज हुआ करते थे, ठीक है, आप लोग से 2 साल पहले का जो बैचेज हुआ करते थे, तो उसमें आरसीसी और स्टील जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। बट अब आप लोगों को आरसीसी और स्टील जो है वो दोनों कंबाइन पढ़ाया जाता है। और अगर इन दोनों को कंबाइनली हम लोग बात करें तो इन दोनों को कंबाइनली हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन बोल देते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइन हम लोग बोल देते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन है इसमें आप लोग को ना 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है आरसीसी और एक पढ़ना होता है स्टील। तो जब हम बात करते हैं एक सिविल इंजीनियर का, जब आप जॉब में जाइएगा तो सिविल का जो जॉब प्रोफाइल होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना रहता है, तो एक जॉब प्रोफाइल में आपको काम करना रहता है साइट वर्क, जहां पे जा करके आप साइट वर्क करते हो, साइट विजिट वगैरह करते हो, कोई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चीज आप चेक करते हो। और दूसरा जो सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है वो काम होता है डिजाइन का। तो उसमें आपको क्या करना होता है, डिजाइन करना रहता है सिविल से रिलेटेड जो भी आपके पास कंपोनेंट है, चाहे बिल्डिंग का डिजाइन करना है, चाहे ब्रिज का डिजाइन करना है, रोडवे का डिजाइन करना है। तो दूसरा जो काम होता है वो हो जाता है डिजाइन का। तो ये जो आपका पेपर है जिसमें लिखा ही गया है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब आपको डिजाइन में ये पेपर हेल्प करेगा। और जब हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन का बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आरसीसी का भी मेंबर आ जाएगा, मतलब वैसा मेंबर जिसमें कंक्रीट आ जाए। जैसे आपका जो घर का कंपोनेंट हो गया तो उसमें आपके पास कंक्रीट का कंपोनेंट है, तो वो आपके पास आ जाएगा आरसीसी से रिलेटेड डिजाइन का काम। और दूसरा हो जाएगा स्टील। अब स्टील का काम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप रेलवे में देखते हो जो ट्रस वगैरह बना हुआ रहता है, जो आपका फुटपाथ वगैरह रहता है, तो वो जो बना हुआ रहता है वो आपके पास स्टील का मेंबर हो जाता है। उसी तरह से बहुत सारा ब्रिजेस भी आप देखिएगा तो वो सिर्फ स्टील का ही बना हुआ रहता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप कोलकाता गए होंगे तो जो हुगली नदी पे जो ब्रिज बना गया है, हावड़ा ब्रिज, तो वो हावड़ा ब्रिज है वो पूरा तरीके से स्टील का बना हुआ है। तो वो आपका स्टील का स्ट्रक्चर का डिजाइन हो गया, तो उसी तरह से आरसीसी का डिजाइन हो गया। और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन बोल देते हैं। तो जब आप फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखिएगा तो उसमें आप लोग को पढ़ना टोटल पांच 5 पेपर पढ़ना है। 5 पेपर में 3 आपके पास मेन पेपर हो गए, एक आपके पास इलेक्टिव हो गया, दूसरा आपके पास ओपन इलेक्टिव हो गया। तो टोटल 5 पेपर पढ़ना होता है। और उन 5 पेपर में अगर बात किया जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके पास क्या हो जाता है, तो डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसी का यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो जब हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो इसमें टोटल आप लोग को 5 यूनिट पढ़ना होता है। कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में जो पहला 2 यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टील से रिलेटेड चीजों को। पहले 2 यूनिट में पढ़ेंगे स्टील से रिलेटेड चीजों को, और लास्ट का जो 3 यूनिट है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं कि उन सारे टॉपिक्स का नाम क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन टॉपिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें स्टील का, या जो स्टील में जो 2 टॉपिक आने वाले हैं उन 2 टॉपिक का, तो वो 2 टॉपिक आपके पास पहला टॉपिक रह जाएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील एज ए टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। मतलब स्टील का कंपोनेंट, जैसे आप देखते होंगे ना कि जब आप मैकेनिक्स भी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखे होंगे ट्रस वगैरह। तो ट्रस में आपके पास जो ट्रस में नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स आप देखते हो, इन मेंबर्स में कुछ मेंबर्स तो आपके पास टेंशन लोड ले रहे होते हैं और कुछ मेंबर जो रहते हैं सर वो कंप्रेशन लोड ले रहे होते हैं। और ये जो ट्रस बना हुआ रहता है सर वो स्टील का बना हुआ रहता है। तो स्टील के कंपोनेंट में आइदर आपका कंप्रेशन आ सकता है या फिर आइदर आपका टेंशन आ सकता है। तो या तो सर हमारे पास कंप्रेशन आएगा या तो सर हमारे पास टेंशन आएगा। तो पहले यूनिट में आपको यही पढ़ना है कि सर स्टील में टेंशन कब आएगा और कंप्रेशन कब आएगा, स्टील मेंबर को कब टेंशन मेंबर बोल देंगे और कब हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोल देंगे। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है किसके बारे में, तो डिजाइन ऑफ स्टील बीम्स। तो देखिए बीम जो हम लोग बनाते हैं ना, ये बीम आपका 2 तरीके से बनता है। आइदर ये आपका कंक्रीट का बना हुआ हो सकता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसी पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसी
को हम लोग बोल देते हैं बीम। ये जो बीम होता है, इसका बीम का काम क्या होता है? तो जो भी ट्रांसवर्स लोड लग रहा होता है, इस लोड को लेने का काम करता है। अब ये जो लोड है, ये जो बीम है, इसी बीम के ऊपर आप लोग देखते होंगे कि ऐसे एक कॉलम है, बीम है, तो ऐसे एक इसी बीम के ऊपर आपको जो स्लैब रहता है, स्लैब का कास्टिंग किया जाता है। तो ये जो बीम बनता है ना, वो आपका स्टील का भी बना हुआ हो सकता है या फिर आरसीसी का भी बना हुआ हो सकता है। तो आप लोग को दोनों पढ़ना है, बीम पढ़ना है स्टील का बना हुआ भी, और बीम पढ़ना है आपका कंक्रीट का बना हुआ भी। तो यहाँ पे जब आप यूनिट 2 देखिएगा, तो यूनिट 2 में आपको यही बोला गया है कि डिजाइन ऑफ स्टील बीम्स के डिजाइन के बारे में पढ़ना है। और जब यूनिट 3 का बात करते हैं, तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स, मतलब आरसीसी बीम के बारे में पढ़ना है। तो यही मैंने बोला कि बीम आपका स्टील का भी बना हुआ हो सकता है, आरसीसी का भी बना हुआ हो सकता है। तो यूनिट 2 में हम लोग स्टील बीम्स के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 3 में हम लोग कंक्रीट बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हमने बीम पढ़ लिया, तो अब बीम पढ़ने के बाद जब हम लोग स्लैब का बात करते हैं, तो आप वहां पे देखिएगा कि स्लैब में ना सर जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट रहता है, आगे चल करके मैं आपको रीइंफोर्समेंट का टाइप बताऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि सर एक हमारे पास ना HYSD बार होता है। आप चाहते तो जो रीइंफोर्समेंट रहता है सर, उसको हम लोग प्लेन भी रख सकते थे, बट यहाँ पे आपको क्या रहता है सर कि ऐसे ऐसे कर करके थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है। वो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया हुआ रहता है कि अगर आप इसको कंक्रीट के अंदर प्लेस करोगे, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक प्रॉपर बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में पढ़ना है कि बॉन्ड क्या होगा। उसी तरह से जब आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, तो आप देखते थे क्या कि सर जो भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मेन रीइंफोर्समेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में भी हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, इस डायरेक्शन में भी हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। तो ये क्या होता है शियर रीइंफोर्समेंट, क्या होता है बॉन्ड। और उसी तरह से हम लोग क्या देखते थे, आगे चल करके मैं अभी आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा कि सर हम लोग रीइंफोर्समेंट को ना थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। तो ये क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, इन सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है किस में? यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग शियर के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके पास यूनिट 5 आता है, तो यूनिट 5 में हमारे पास किसके बारे में पढ़ना है? तो सर कॉलम के बारे में पढ़ना है। अभी जो कॉलम आपके पास होगा, वो आपके पास स्क्वायर कॉलम भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉलम भी हो सकता है, सर्कुलर कॉलम भी हो सकता है। तो इन सारे कॉलम के बारे में पढ़ना है, बट आपको पढ़ना जो है वो पढ़ना है सिर्फ एक्सियली लोडेड, मतलब जो लोड लग रहा होगा वो एक्सिस पे ही लग रहा होगा, इसेंट्रिक लोड नहीं लग रहा होगा। क्योंकि इसेंट्रिक लोड लगने के कारण इसमें ना टॉर्सन और ट्विस्टिंग आ जाता है, जो जिसके बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये पढ़ना है कि अगर लोड एक्सियली लग रहा होगा, तो एक्सियली लोडेड कॉलम का हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। अब ये कॉलम आपका लॉन्ग कॉलम हो सकता है, शॉर्ट कॉलम हो सकता है, अलग अलग तरह का कॉलम हो सकता है। तो इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में जब आप देखिएगा, तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट 1 में कि टाइप्स ऑफ सेक्शंस, हमारे पास सेक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा होगा, एक जो सेक्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन दिखाई दे रहा है आपके पास आई सेक्शन। उसी तरह से आपके पास एल सेक्शन होता है, उसी तरह से आपके पास टी सेक्शन होता है, अलग अलग टाइप का सेक्शन होता है। तो यहाँ पे वही पढ़ना है कि अलग अलग टाइप का जो सेक्शन होता है, वो अलग अलग टाइप का सेक्शन हमारे पास कैसा कैसा होगा। टी सेक्शन क्या होगा, एल सेक्शन क्या होगा, आई सेक्शन क्या होगा, चैनल सेक्शन क्या होगा, मतलब सी सेक्शन क्या होगा। इन सारे सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेक्शन। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है? तो दूसरा पढ़ना है आपके पास स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। अब अलग अलग तरह का स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ होगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना क्या है? स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, जहां पे हम लोग स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक कॉलम बनाया, यही आपके पास कॉलम था, तो यहाँ पे तो सर इधर से भी फिक्स्ड है, इधर से भी फिक्स्ड है। तो यहाँ से जो इफेक्टिव लेंथ आएगा, जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा इफेक्टिव लेंथ आएगा। अगर सर यही हमारे पास अगर ये ओपन रहता, तो उस केस में जब आप इसका इफेक्टिव लेंथ का, इसका जब डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाते तो कुछ ऐसा आता। तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, इस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सर हमारे पास इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना सीखेंगे अलग अलग कंडीशंस में। तो यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। तो जब हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन का बात करते हैं, तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे कि सर जो हमारे पास
रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है वो अंडर द रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर हो जाता है। अब क्या होता है इसके बारे में जब रेडियस ऑफ जाइरेशन पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से आपके पास होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो जब हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, लैम्डा निकालते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी आपके पास इफेक्टिव लेंथ आ रहा होगा अपॉन में आर मिनिमम का जो वैल्यू लेते हैं, यही हमारे पास क्या कहलाता है, सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। अब क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो, क्या होता है इसका इफेक्ट, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ये सारे मेंबर्स, तब वहां पे इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेंगे। इसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है क्या, बिल्ट अप सेक्शन। अब बिल्ट अप सेक्शन मतलब क्या कि सर एक सेक्शन हमारे पास था, ठीक है, अब दूसरा सेक्शन हमारे पास ये था सर, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए सर, इसको बिल्टअप करने के लिए हम लोग आइदर इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं सर कि एक जो मेरे पास सेक्शन ऐसा था और दूसरा सेक्शन हमारे पास ऐसा था, तो इसको जोड़ने के लिए सर या तो हम ऐसे ऐसे जोड़ सकते थे, इसको हम लोग ऐसे ऐसे जोड़ सकते थे। तो आप क्या देख रहे हो कि एक बार सर ऐसे जोड़ रहे हो, एक बार सर हम लोग ऐसे जोड़ रहे हैं, तो जो हम ऐसे ज्वाइंट करते हैं इसको बोल देते हैं लेसिंग, इसको बोल देते हैं लेसिंग। और सर जब एक नया कंपोनेंट लगा करके जोड़ते हैं इसको बोल देते हैं बैटनिंग। तो आपको यहाँ पे बिल्टअप सेक्शन में पढ़ना है कि लेसिंग क्या होगा, बैटनिंग क्या होगा और बिल्डअप सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाता है यूनिट नंबर 1 का। तो बाकी जब हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस हमको ये समझना है कि सर यूनिट 1 में हम लोग को आखिर पढ़ना क्या क्या है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 भी स्टील का ही पोर्शन है। तो यूनिट नंबर 2 की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे पढ़ना है आपके पास स्टील बीम के बारे में। तो आपको पता है कि बीम आपको स्टील में भी होगा, तो यही आपके पास दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पास है यही आपके पास स्टील बीम है। तो आपके पास जैसे स्टील में बीम दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप घर में भी देखते होंगे कि कंक्रीट में भी बीम रहता है। तो यहाँ से आप देख भी रहे होंगे कि सर एक मेरे पास बीम जा रहा है और इधर कहीं पे कॉलम होगा, जैसे एक कॉलम दिख रहा है उसी तरह से एक इधर कॉलम होगा और ये जो आपके पास आएगा ये बीम होगा। तो इसी बीम के बारे में आपको पढ़ना है। तो वही लिखा गया है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है कि स्टैंडर्ड बीम सेक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास आई सेक्शन दिख रहा है उसी तरह से एल सेक्शन होगा, टी सेक्शन होगा। तो अलग अलग बीम सेक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास बीम सेक्शन आएगा, उसमें क्या एल इफेक्टिव होगा, क्या सिलेंडरनेस रेशियो होगा, क्या उसका कैलकुलेशन होगा, कैसे उसका हम लोग स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे उसका बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, इन सारी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो वही नेक्स्ट आपको इसका पढ़ना है कि इसका बेंडिंग स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसी तरह से आपको पढ़ना है क्या कि डिजाइन ऑफ आई एंड चैनल सेक्शन। मतलब ये आपके पास आई सेक्शन हो गया, तो आपको दो तरह का सेक्शन के बारे में पढ़ना है, एक आई सेक्शन पढ़ना है और एक सी सेक्शन या चैनल सेक्शन पढ़ना है। तो आपको दो सेक्शन पढ़ना है, एक आई सेक्शन और दूसरा चैनल सेक्शन। अब जब भी आप डिजाइन कर रहे होते हो ना, तो डिजाइन करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोल देते हैं। तो जब हम लोग स्टील का बात करेंगे तो स्टील का जो हमारे पास कोड हो जाता है उसको बोल देते हैं IS 800। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो भी आपके पास डिजाइन करना है स्टील का वो IS 800 के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। इंडियन स्टैंडर्ड 800 ये आपके पास IS कोड हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है। तो वही लिखा गया है कि हम लोग सीयर में चेक करेंगे ये IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मेरा डिजाइन बीम, जो स्टील बीम है वो सेफ है कि नहीं है। तो ये आपके पास पूरा सिलेबस हो जाता है किसका, स्टील इंजीनियरिंग का या फिर स्टील डिजाइन का। तो हमने क्या देखा कि सर हम लोग को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ना है, मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ना है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में स्टील भी आएगा और आरसीसी भी आएगा। तो स्टील के बारे में हम लोग को दो चैप्टर में पढ़ना था, यूनिट 1 यूनिट 2, वो हमने देख लिया। अब आरसीसी के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे यूनिट नंबर 3 से। तो जब हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तो अभी जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे किसका सेक्शन, तो हम लोग देख रहे थे सर कि ये जो हमारे पास स्टील का बना हुआ बीम था वो हम लोग देख रहे थे। अब इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे किसको, तो सर कंक्रीट से बना हुआ बीम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंक्रीट से बना हुआ बीम है। भले ही ये फेल कर गया है, ये फेल कर गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसा, हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो बीम जो है वो फेल ना करे। तो उसके लिए हो सकता है कि सर यहाँ पे सिर्फ रिइंफोर्समेंट लगा हुआ था, ऊपर में नहीं लगा हुआ था, हो सकता था कि ये सिंगली रहता, हो सकता था कि ये डबली रहता। तो यहाँ पे बीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किस कंडीशन में हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करेंगे। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मतलब क्या कि अगर इस बीम का हम क्रॉस सेक्शन का बात करें, अगर मैं ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हो सकता है कि रिइंफोर्समेंट सिर्फ नीचे में प्रोवाइड किया हुआ रहता, या हो सकता है कि आप जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते वो दोनों साइड प्रोवाइड कर देते। तो अगर रिइंफोर्समेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया है तो उसको बोल देते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, और अगर रिइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया है उसको बोल देते हैं डबली रिइंफोर्स्ड बीम। तो क्या कंडीशन आएगा, कितना लोड लग रहा होगा कि हम लोग सिंगली प्रोवाइड करेंगे, या कितना लोड लग रहा होगा कि हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो डिजाइन हमारा कहता है डिजाइन किसको एक्सेप्ट करता है। तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग डिजाइन करने जाते हैं ना, तो डिजाइन करने का हमारे पास अलग अलग मेथड होता है।
तो सबसे पहले लोग पढ़ते थे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड से अल्टीमेट लोड जो मेथड होता है, अल्टीमेट लोड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते थे। उसके बाद फिर बोला गया कि नहीं सर, अल्टीमेट लोड मेथड नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद आ गया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बट आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिमिट स्ट्रेस मेथड तक। तो आप लोग को जो डिजाइन करना है वो एलएसएम के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अब एलएसएम क्या होता है, डब्ल्यूएसएम क्या होगा, यूएलएम क्या होगा, इसके बारे में जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब वहां पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को जो भी डिजाइन पढ़ना है वो पढ़ना है एलएसएम के अकॉर्डिंग। तो अब जो कोड भी आया है ना हमारा IS 456, तो IS 456 2007 के बाद से जो कोड आ रहा था वो एलएसएम को ही फॉलो करता है। तो हम लोग जो भी डिजाइन करेंगे वो एलएसएम के अकॉर्डिंग, मतलब लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, की लिमिट स्टेट मेथड हमारे पास क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर हमारे पास डायग्राम कैसा बनता है, स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम। तो वहां पे मैं आपको स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम जो है वो कंक्रीट का मतलब जो बीम होता है वो बीम का स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम कितना होगा, अगर सर सिंगली रहेगा तब कैसा आएगा, डबली रहेगा तब कैसा रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे जब हम लोग स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे होंगे तब। तो ये आपके पास स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के सेकंड टॉपिक में। उसके बाद आपको पास पढ़ना है क्या, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास सिंगली बीम भी हो सकता है और डबली बीम भी हो सकता है। तो वहां पे यही बोला जा रहा है कि सिंगली एंड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि क्या एडवांटेज होगा सिंगली का, क्या एडवांटेज होगा डबली का, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। और लास्टली आपको पढ़ना क्या है कि डिजाइन कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट, कैसे इन सबका डिजाइन करेंगे, उनका क्या लॉजिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कब, तो यूनिट नंबर 3 के सबसे आखिरी में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 में आपको ये पढ़ना है कि सर अभी हमने पढ़ लिया था ये जो बीम था हमारे पास। अब इस बीम में जब देखिएगा ना तो आपके पास एक तो मेन बार रहता है और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ टाई बार भी रहता है। उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास मेन बार था, मेन बार को सर हम लोगों ने कुछ झुका दिया। यहाँ पे भी देखते हैं सर कुछ एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो आप इसको बेंड कर रहे हो, यही चीज आपका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। तो आगे चल करके हम लोग को इस यूनिट में यही पढ़ना है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, या फिर शियर स्ट्रेंथ जो होगा, शियर पैरामीटर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे वही पढ़ना है कि सर शियर स्ट्रेस एंड रिइंफोर्समेंट डिजाइन, कि शियर में हम लोग कैसे रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करते हैं, क्यों हम लोग इस रिइंफोर्समेंट को ला करके यहाँ से बेंड कर दिए, क्यों बेंड किए, इसका बेंड करने के बाद इसका डेवलपमेंट लेंथ होगा वो कितना होगा, इन सारी चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि आपके पास बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेस मैंने पहले ही बताया कि सर हम लोग जब कोई भी रिइंफोर्समेंट अगर आप कंक्रीट में प्रोवाइड कीजिएगा, कंक्रीट के अंदर इसको डालिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंक्रीट का पार्टिकल और इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, कितना हम लोग जो है वो कंक्रीट मेंबर के अंदर उसको इमर्ज करके रखें, इंसर्ट करके रखें, तो वो डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे होंगे तब। इसके बाद जो आपके पास पढ़ना है क्या कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल्स पे तो आपको विशेष ध्यान देना है, तो इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। और लास्टली आपको इसमें पढ़ना है क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ लिमिट स्टेट, कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे शियर बॉन्ड या डेवलपमेंट लेंथ का बात कर रहे हैं तो कितना दिन के बाद इसका सर्विसिबिलिटी होगा, इन सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। और लास्टली हम लोग एंट्री कर जाते हैं कहाँ पे, यूनिट नंबर 5 में। तो जो सबसे आपके पास आखिरी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है आरसीसी कॉलम के बारे में। तो अगर हम कॉलम, आपको यहाँ पे सेक्शन भी दिख रहा होगा, एक आपके पास सर्कुलर कॉलम दिखाई दे रहा है, एक आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर कॉलम दिखाई दे रहा है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम लोग सर्कुलर कॉलम डिजाइन करते हैं तो देखिए मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 रिइंफोर्समेंट। जबकि अगर हम लोग स्क्वायर का बात करें, जो आपके घर में भी आप जनरली देखने को मिलता होगा, तो 4 ही रिइंफोर्समेंट है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर सर्कुलर कॉलम क्या होगा, स्क्वायर कॉलम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉलम क्या होगा, किस कंडीशन में हमारे पास सर्कुलर जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, कब रेक्टेंगुलर या कब स्क्वायर बेनिफिशियल रहेगा, इन सारे चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्या होगा। तो क्लासिफिकेशन में ऑफ कॉलम में हम लोग पढ़ेंगे कि सर कुछ कॉलम को हम लोग शॉर्ट कॉलम बोल देते हैं और कुछ कॉलम को हम लोग लॉन्ग कॉलम बोल देते हैं। तो क्या होगा मेरे पास शॉर्ट कॉलम, क्या होगा हमारे पास लॉन्ग कॉलम, किस कॉलम को लॉन्ग कहेंगे, किस कॉलम को शॉर्ट कहेंगे, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट 5 के पहले
टॉपिक में। उसके बाद आपके पास क्या पढ़ना है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई कॉलम आपके पास है, अब इस पे लोड लग रहा है तो लोड के कारण ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, इसका एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, तो ये इफेक्टिव लेंथ निकालना हम लोग कॉलम का सीखेंगे। तो वही लिखा गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम किसके अकॉर्डिंग, तो IS 456 के अकॉर्डिंग। तो IS 456 याद रखिएगा। अगर IS 800 का बात करते हैं तो ये हमारे पास कोड हो जाता है स्टील का, और IS 456 का बात करते हैं तो ये कोड हमारे पास हो जाता है किसका, RCC का। तो IS 456 RCC का और IS 800 जो हो जाता है वो कोड हो जाता है हमारा किसका, स्टील का। तो दोनों कोड के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। अगेन आपको क्या पढ़ना है, तो वही पढ़ना है कि डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। आपको लॉन्ग कॉलम पढ़ना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट कॉलम, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में बकलिंग वगैरह आ जाता है, तो बकलिंग का डिजाइन आप लोग को नहीं पढ़ना है। सिर्फ शॉर्ट कॉलम मतलब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण ये लोग फेल करता है, तो यही चीज आपको पढ़ना है, डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, जिसमें आपको स्क्वायर कॉलम भी पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कॉलम भी पढ़ना है और सर्कुलर कॉलम भी पढ़ना है। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस का इंफॉर्मेशन हो गया, जहां पे आपको दोनों चीज पढ़ना है, स्टील भी पढ़ना है और आरसीसी भी पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि सर जो हमारे पास जो बैचेज आ रहे हैं वो बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 16 जुलाई से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगेन अगर बैच के टाइम से रिलेटेड, एक मिनट, ठीक भी बहुत अजीब चीज है, ठीक है, आते आते रुक जाता है वो। अब अगेन बात करें क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं कि बैचेज का जो टाइम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो टेक्निकल क्लासेज है आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज लेकर के आया है, हमेशा से कुछ नया करते रहता था सॉरी माफ कीजिएगा, इस बार भी कुछ हम लोग नया चीज करने वाले हैं। वो क्या है कि अभी तक आप जो भी वीडियो देखते थे वो फोन पे देखते थे, अब आप वीडियो कहां पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल हुआ तब। अगेन क्या बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि सर मेरे पास पैसे का थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है तो आप यहाँ पे EMI पे भी पेमेंट करके अपने कोर्स को एक्सेस करवा सकते हो। अगेन अब बाकी चीज तो आपको पता ही है, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं कि सारा जो क्लास चलेगा वो डिजिटल बोर्ड पे चलेगा, सारे टीचर के जो भी आपके पास टीचर मिलेंगे वो वेल एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे। लेक्चर के दौरान आपके पास कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पर्सनली चैट बॉक्स का ऑप्शन रहता है, वहां से आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। अगेन आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहता है जिसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो। अगेन क्या बोला जा रहा है कि हर क्लास का आपको PDF पहले भी मिलता आ रहा है, अभी भी मिलेगा। अगेन क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है तो फिर हम लोग क्रैश कोर्स करवाते हैं। क्रैश कोर्स के बाद आपके पास फिर SBT एग्जाम की तैयारी के लिए लास्ट में हम लोग ब्रह्मास्त्र क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पता ही है, बाकी और फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम लोग का टैगलाइन यही है कि पढ़ो वहां जहां आपको लाइव क्लास में भी पूछने का आजादी हो, कोई भी डाउट है आप बेहिचक यहाँ पे पूछ सकते हो। अगेन फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये आपके पास जो होता है कि जल्दी और जल्दी पाव वाला हिसाब है, तो अगर आप जल्दी आते हो तो आपका जो फी है बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, और बाद में यही पैसा आपको बढ़ करके 3500 रुपया तक किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी मतलब बाकी कोई भी अगर बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं हम डायरेक्ट सर कोर्स परचेज करें तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा क्या, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, अच्छा वो नहीं दिए थे सबने लिखा, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते हैं कि नीचे में आपके पास ना वो जो नंबर दिख रहा होगा, या फिर जैसे आप वीडियो खत्म होने को आएगा तो वहाँ पे एक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा क्या कि एक आपके पास टेक्निकल क्लासेस का ऐप का लिंक, तो वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब एक बात ये भी रह जाता है लड़कों के मन में कि सर हम लोग इसको जब तैयारी कर रहे हैं, सर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कौन से बुक से पढ़े। तो आपको पता है कि सर ये जो सब्जेक्ट, तो आपने क्या देखा कि सर आपके पास लैपटॉप पे भी क्लास देख सकते थे, उसके साथ साथ ये सारा जो पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं हमेशा से कि आपको सारा क्लासेस लाइव बोर्ड पे भी चलेगा, उसका आपके पास जो भी टीचर रहेंगे एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, जो भी अगर आप लेक्चर देख रहे हो लाइव में कोई भी डाउट आया वहीं पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, तो लाइव क्लास के दौरान भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और आप अगर इन केस किसी दिन लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपके पास रिकॉर्डेड मोड में भी वीडियो अवेलेबल रहेगा जिसको आप बाद में कभी भी देख सकते हो। और उसी की तरह आपका जैसे ही क्लास ओवर हो जाता है तो उसका PDF जो है वो आपके जो भी एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग ब्रह्मास्त्र क्लास भी देते हैं। ये सारा कुछ आपको मैंने पहले भी बता दिया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि सर जब भी हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो उसका बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पेशली जब आप डिजाइनिंग कर रहे होते हो तब
क्योंकि जब आप कोई भी डिजाइनिंग का पेपर पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके पास अलग अलग सिनारियो आ सकता है, अलग अलग सिचुएशन आ सकता है। हो सकता है कि आपका डिजाइन जो है वो फेल कर जाए, तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चंस का कम से कम मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो करके ही जाना है हर टॉपिक से। तो उसके लिए आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को सर 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक हम लोग को स्टील भी पढ़ना था और एक हम लोग को सर आरसीसी भी पढ़ना था, तो हम लोग दोनों का बुक यहाँ पे रेफर करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टील का बात करें, तो स्टील के लिए आपके पास टीएमएच पब्लिकेशन का इसके दुगल राइटर का जो बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, बेहतरीन बुक है। आप इस बुक का फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडिशन जो है वो पुराना एडिशन है, आप नए एडिशन को परचेज करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो अगर आरसीसी का बुक का बात करें, तो आपके पास 2 राइटर है। एक आपके पास आ जाता है क्या, तो एक आपके पास आ जाता है बीसी पुनमिया का, या फिर आप रामानुथम का। तो जो बुक मिल जाए उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा बीसी पुनमिया लेने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपके पास बुक हो गया। अगेन कॉपी का बात किया जाए, तो कॉपी के लिए आपको पता ही है कि हमेशा से हम लोग स्पाइरल कॉपी को प्रीफर करते थे, वो भी ब्लैंक पेज वाला, क्योंकि आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो जब यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन का फिगर बनाओगे तो वो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो एक आपके पास स्पाइरल कॉपी होना चाहिए। अगेन अब अगर आप, मैं तो आपको प्रीफर करता था क्या कि थर्ड सेमेस्टर से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बट अगर आप नहीं परचेज किए उस समय बुक, तो अब जाकर के जरूर से एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर आप आयुष मास्टर पब्लिकेशन का लेते हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक यूथ पब्लिकेशन का भी बुक आता है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का। तो यूथ पब्लिकेशन ने क्या किया है कि जितने भी जेई एग्जाम्स हैं सबको 5 से 6 वॉल्यूम में उन्होंने समराइज कर दिया है। तो अगर आप यूथ पब्लिकेशन का भी बुक ले लेते हो, वो भी उसमें आपके पास क्वेश्चंस का जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर जितने भी स्टेट के लोकल स्टेट्स के जो जेई के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इन्होंने एक जगह पे समराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ अब आपको एक्स्ट्रा और क्या करना है, तो जो भी आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़े हो ना, उसका भी आपको रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि अब आप पहुंच गए हो 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर के बाद मुश्किल से आपको 6 महीना भी नहीं, देखिए आप जब अपने सीनियर से पूछेगा तो वो लोग बताएंगे कि सर 3 महीने से 4 महीने में एग्जाम हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि मुश्किल से अब आपके पास मतलब गिन चुन करके 1 साल का टाइम बचा हुआ है। तो आप ऐसा सोचिए ना कि हम ये 1 साल में सेमेस्टर के साथ साथ जेई का भी तैयारी कर रहे हैं, यही आपका जेई का तैयारी चल रहा है। जैसे ही आपके पास डिग्री हो वैसे ही आपके पास जॉब हो, इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। बाकी जब क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जहां भी रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।